मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन की तरह सुबह आपके सामने 8:35 पर आते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें, जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल से आपको बाखबर करें। न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आपको बाखबर करें, बल्कि आलमी सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो अहम तरीन मामलात वाक़ात रोनुमा हुए हैं उन पर भी हमारी नज़र रहती है और आपको पल पल का अपडेट कर रहे हैं। पिछले 23 दिनों से लगातार प्रोग्राम का आगाज़ हम उस बड़ी खबर से करते हैं जिस पर आलमी दुनिया की नज़र है, यानी बात फ़लस्तीन और इजराइल की सबसे पहले होगी। उसके बाद बैक टू बैक कुछ बड़े फैसले मरकज़ी वज़ारत दाखिला की तरफ से लिए गए हैं, मरकज़ी वज़ारत माहौलियात की तरफ से लिए गए हैं, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से लिए गए। उन तमाम मामलों पर एक एक करके गुफ्तगू होगी। ग्राउंड पर चलकर तज्ज़िया और तबसरा भी करेंगे। आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक भी पहुँचाएंगे। वक्त होगा 9:45 का पर जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी, आप कॉल करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी आवाज़ को सुने, बात को सुने, मामलात को सुने और मनसूबाबंदी करते वक्त उन तमाम मामलात का ख्याल रखें। उम्मीद है कि आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे, बल्कि साथ देने के लिए याद रखिएगा आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं, जहां पर आप खबर, तज्ज़िया और तबसरा हर वक्त देखते हैं और आप अपनी आरा से हमें वहां से रोशनास भी करते हैं। यानी आपकी बात जो वहां पर होती है, आपका तनकीद जो वहां पर होता है, वो हमारे लिए मशअल राह रहता है और मुझे उम्मीद है कि वहां पर आप हमारे साथ बराबर राब्ते में रहेंगे। फिलहाल आज 30 तारीख है। तारीख के पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि तारीख के पन्नों में आज क्या कुछ रकम तराज हो चुका है और आपके सामने प्रोग्राम का आगाज करेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद, जो हिस्ट्री ऑफ द डे से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नए सुबह की आगाज़ हो चुकी है, नए हफ्ते की आप हर दिन की तरह इस प्रोग्राम में हम आपके सामने हाजिर होते हैं और आज नई सुबह के आगाज़ के साथ ही इस प्रोग्राम के नए शुमारे में भी कुछ अहम तरीन मौज़ूआत हैं, एक एक करके उस जानिब हम बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे में आज ख़ास क्या है सबसे पहले वो आपको बताएंगे। और तारीख के आईने में आज पता चला कि 1883 में अजीम मुफक्किर और समाजी मुसल्लह सवामी दयानंद सरस्वती का इंतकाल आज के दिन हुआ। उनकी बरसी है, उनकी अदबी खिदमात को आज याद किया जा रहा है और समाजी कामों को भी आज के दिन याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। 1922 में आज ही के दिन बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में हुकूमत तश्कील दी। पहला ऐसा मौका था एक तवील मुद्दत तक लड़ाई चलने के बाद। 1922 में अक्टूबर की 30 तारीख को बिलाखिर आज के दिन हुकूमत बनाने का फैसला हुआ। भारत अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन आज के दिन ही बना। आज के दिन 1945 में उस लिस्ट में भारत का नाम डाला गया जो यूनाइटेड नेशंस की ममालिक की लिस्ट कहलाती है और अक्टूबर की 30 तारीख इस हिसाब से भी काफ़ी अहमियत की हामिल। इसके अलावा 1956 में हिंदुस्तान का पहला 5 सितारा होटल अशोक आज के दिन खुला। 1956 में ये पहला आज़ादी के बाद इस तरह का कोई होटल था या इस तरह की सबसे बड़ी इमारत थी जिसको 5 स्टार होटल होने का दर्जा मुल्क के अंदर दिया गया। 2013 में आज ही के दिन तेलंगाना के अंदर महबूब नगर में एक बस में आग लगी और आतिशबाजी के इस वाक़े में 44 लोगों ने जान गंवा दी। अक्टूबर की 30 तारीख को साल 1980 30 तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर आज के दिन हमला किया गया। उसके बाद सिफारती अमला यहां से वापस इस्लामाबाद रवाना करना पड़ा। अक्टूबर ही में 1963 में प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी पूरे पाकिस्तान के अंदर आज हड़ताल करने के लिए उतरी और इल्ज़ाम हुकूमत पर यह था कि वो तमाम चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं जिससे बड़े इदारे हुकूमत के ज़रिए कंट्रोल आ जाएंगे और मुश्किलात सहाफ़ियों को आज से होंगी। इसी वजह से 1963 में अक्टूबर की 30 तारीख को आज के दिन एहतजाजी मुजाहरे पूरे मुल्क के अंदर सहाफ़ी बरादरी ने शुरू किए। और 2 बरस कबल 2021 में हिंदुस्तानी फिल्मी अदाकार यूसुफ हुसैन इंतकाल कर गए। आज दूसरी बरसी उनकी है। उनकी जो खिदमात हैं बिलखुसूस फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग आज उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो ये अहम तरीन बातें थी आज के दिन के हवाले से हिस्ट्री ऑफ द डे में या तारीख के आईने में। हिंदुस्तान और आलमी तारीख में चंद अहम तरीन वाक़यात जो आपके सामने रखते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और तय फॉर्मेट के मुताबिक ख़बरों की तरफ हम चलेंगे और आज भी प्रोग्राम का आगाज़ बैनुल-अक़वामी सतह की खबरों के साथ होगा।
चलिए जनाब, सबसे पहले उस खबर पर नजर डालते हैं जहां पर आज 24वां दिन है, यानी जंग का 24वां दिन है। भारत के अंदर सुबह के 8:41 हुआ चाहते हैं, लेकिन गजा के अंदर इस वक्त सुबह के 5:11 हुए हैं। और जब सुबह के 5:11 हुए तो इतवार का पूरा दिन और इतवार की रात जो है वो क़यामत सुगरा बनकर सामने आई है, क्योंकि एक बार फिर सायरन और धमाकों की आवाज से गजा शहर दहल उठा है। हमास इजराइल जंग का आज चौथा हफ्ता भी मुकम्मल हुआ है, यानी 24वें दिन में हम चले गए और निहत्ते शहरियों और इसराइल फौजियों की तरफ से कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। और मरने वालों की तादाद अब तक 8000, गजा के आसपास मरने वालों की तादाद जो है वो 8000 तक चली गई है। फिलिस्तीन के अंदर मरने वालों की तादाद जो गजा घाटी के अंदर है, गजा के स्ट्रिप के अंदर है, वो 8000 तक चली गई है। और लगातार अभी धमाकों से पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। तस्वीरें आपके सामने हैं कल रात से लेकर आप अभी सुबह तक की, जब सुबह 5:11 का वक्त और सुबह अजान के बंदे सबसे पहली बात सायरन की हुई है, जिसके बाद एक बार फिर गजा का पूरा इलाका जो है वो इस वक्त दहल उठा है धमाकों से। और अब अस्पतालों को खाली कराने की बात भी सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से फौरी तौर पर अल कुदस अस्पताल को खाली कराने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त फिलिस्तीन इजराइल जंग के हवाले से सामने आ रही है कि इजराइल ने अल कुदस अस्पताल को खाली कराने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। और यह हुक्मनामा जारी होने के फौरन बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से भी रद्द अमल सामने आया है। और WHO ने कहा है कि इंतहाई अफसोसनाक है जिस तरीके से हिलाकतों का न थमने वाला सिलसिला फिलिस्तीन के अंदर जारी है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के अंदर जिस तरीके से अब तक 8000 से ज्यादा लोगों के 24 दिनों के अंदर मारे जाने की खबरें सामने आ रही है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। बयान WHO की तरफ से जारी कर दिया गया और यह बयान तब जारी किया गया जब इजरायली हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अल कुदस अस्पताल को आनन फानन में खाली कराने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जहां एक तरफ से अल कुदस अस्पताल को खाली कराने की बात सामने आई है, वहीं पर जो एक और अस्पताल टर्किश अस्पताल जो गजा के अंदर कायम किया गया था तुर्की की तरफ से, और तुर्की गजा फ्रेंडशिप का नाम इसको दिया गया था अस्पताल को, वहां पर भी रात देर गए धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है, जिसके नतीजे में जख्मियों की तादाद लगातार बढ़ सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की टर्की फिलिस्तीन फ्रेंडशिप अस्पताल जो गजा के अंदर है वहां पर भी बमबारी हुई है। और वहां की जो मेडिकल फैटर्निटी है, डॉक्टर्स है, उन्होंने ये साफ कर दिया कि धमाके से अस्पताल को जुज़वी नुकसान जो है वो पहुंच चुका है। एक तरफ से अल कुदस अस्पताल को खाली कराने की बात है और दूसरी तरफ से गजा के अंदर जो इंतहाई अहम अस्पताल जिसे कैंसर इंस्टीट्यूट का दर्जा हासिल है, टर्की गजा फ्रेंडशिप अस्पताल जो है जहां पर कैंसर मरीजों का इलाज मुआवजा किया जा रहा है, उसे भी निशाना बनाया गया है। और वहां पर भी लगातार शेलिंग और धमाकों से काफी नुकसान की इतलात सामने आ रही है। अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, ये एक खबर आ रही है और इसको लेकर WHO ने भी अपना रद्दअमल जाहिर किया है। ताहम अब तक ये माना जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा लोग हिजरत कर चुके हैं, नकली मकानी कर चुके हैं, गजा को छोड़ चुके हैं। या तो नॉर्थ की ओर चले गए थे, अब नॉर्थ को खाली करके साउथ की ओर चले गए हैं। न नॉर्थ से कोई रास्ता है और ना ही साउथ से कोई रास्ता दिखता हुआ नजर आ रहा है। आज 24वां दिन है और 24वें दिन में 2 अस्पतालों की 2 बड़ी खबरें सामने आई है। गजा अस्पताल जो फ्रेंडशिप अस्पताल के नाम से जाना जाता है, वहां पर थोड़ी देर पहले धमाकों की आवाज हुई है और अल कुदस अस्पताल को खाली कराने की बात सामने आ रही है। अब ये क्यों हो रहा है, ये बड़ी बात है। जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, IDF है, उनके तर्जुमान की तरफ से पहले ही इस बात की वजाहत कर दी गई थी कि अस्पतालों के अंदर जेर जमीन सुरंगें बनाई गई हैं जहां पर हमास के लड़ाकू बैठे हैं और किसी न किसी तरीके से मनसूबाबंदी के अंदर वो इस वक्त मुलविस है। इसलिए इन ठिकानों को तबाह करने का जो खाका खींचा गया है, इसमें किसी तरीके का गुरेज नहीं किया जाएगा। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से पहले इस बात की वजाहत
کر دی گئی تھی، جہاں اسرائیلی ڈیفنس فورس کی خبر اپنی جگہ ہے، تاہم بات یہ ہے کہ اسپتالوں پر بمباری ہوئی ہے اور ایک اور اسپتال کو نتنیاہو حکومت کی طرف سے خالی کرانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اور وہ اسپتال القدس اسپتال بتایا جا رہا ہے۔ پوری غزہ پٹی کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو 22-22.5 لاکھ کی جو پاپولیشن ہے اس میں سب سے بڑا اسپتال یہ الشفا کا اسپتال ہے۔ یہی وجہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جو اس کے کولڈ سٹوریج بھی بنائے گئے ہیں ان کو حماس اپنے ہتھیار رکھنے کے لیے یا ٹھکانے کے طور پر استعمال کر رہا، اور اس میں اسرائیل نے جو ویڈیو جاری کیا تھا جس کے بعد یہ کاروائیاں یا جو اب نیا حکم آیا ہے یہ اس ویڈیو کے 3 دن بعد سامنے آیا۔ آگے بڑھیں گے اور بات اب اس جنگ کے دوران مارے جانے والے بچوں کی اور یا جو بچے بڑی تعداد میں متاثر ہوئے ہیں، چونکہ ہاف آف دا پاپولیشن جو ہے 22.5 لاکھ کی کل جو پاپولیشن اس خطے کی ہے اس میں بومبنگ کے دوران 12 لاکھ کے قریب بچے ہیں۔ ویسے تو 2 لاکھ کے آس پاس بچے جو ہیں وہ محفوظ مقامات پر پہلے 3 دنوں کے اندر ہی منتقل کرنے پڑے تھے، لیکن جو بچوں کے اموات کی ابھی تک تصدیق کی جا رہی ہے 3000 پلس ہو چکی ہے، یا 3000 جو اب تک فلسطینی وزارت صحت نے بھی تصدیق کی تھی، اور اب جا کر ایک این جی او جو پوری ساری صورتحال غزہ کے اندر اس وقت ہے اس پر نظر رکھ رہی ہے کہ اس این جی او نے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ 7 اکتوبر سے لے کر اکتوبر کی 29-30 تاریخ تک 3000 بچے اپنی جان گنوا چکے ہیں 3 ہفتوں کے دوران، اور پچھلے 4 برسوں کے دوران اب تک یہ سب سے زیادہ ہیں۔ اس این جی او کے اعداد و شمار کو اگر صحیح مانا جائے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یو این سیکرٹری جنرل کی طرف سے رپورٹ بھی آئی تھی کہ 24 ممالک میں ہم نے دیکھے تھے کہ 2985 بچے مارے گئے تھے 2022 میں، 2021 میں 2515 بچے مارے گئے تھے، 2020 میں 2674 بچے مارے گئے تھے۔ کل ملا کر 22 ممالک میں الگ الگ جو کنفلکٹس رہتے ہیں یا کہیں پر اگر اس طریقے کی صورتحال بنتی ہے، لیکن اس بار صرف اور صرف ایک غزہ پٹی کے اندر وہ 4 سال کے ریکارڈ ٹوٹے، جہاں پر 21-22 کنٹریز میں 21-22 ممالک کے اندر 2-2-2.5 ہزار بچے پچھلے 4 سالوں میں مرے ہیں۔ وہ سارے ریکارڈ صرف غزہ پٹی کے اندر بیتے 23 دنوں کے اندر ٹوٹ گئے ہیں۔ این جی او کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کا یہ بھی اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اعداد و شمار یہ بھی بتا رہا ہے کہ 1000 سے زیادہ بچے جو اس متنازع خطے سے ابھی تک لاپتہ ہوئے ہیں، یا بیشتر بچے جو ملبے کے نیچے دبے ہیں جہاں پر امدادی کارروائیاں ٹیموں کی جانب سے کی جا رہی ہیں، لیکن اس دوران بھی بمبنگ کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، 6000 بچے جو غزہ کے اندر پچھلے 23 دنوں میں زخمی ہو چکے ہیں این جی او کے مطابق۔ اب آپ اکتوبر سے لے کر یعنی 7 اکتوبر سے لے کر 29 تاریخ کے اندازے لگائیے گا، 23 دنوں میں وہ ریکارڈ ٹوٹے ہیں جو 2021، 22 اور 23 میں بنے تھے۔ 22 ممالک میں 2695 بچوں نے اپنی جان گنوائی تھی، لیکن وہ 23 دنوں کے اندر غزہ کے اندر ہی صرف 3300 بچے یا اس سے زیادہ، جیسے جب آپ کو ڈیٹیلز بتاتے ہیں تو ہر منٹ کے ساتھ اموات کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ جو اعداد و شماری ہے سیو دا چلڈرن نامی تنظیم کی طرف سے ایک طرف سے جاری کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف سے اقوام متحدہ کی جو سیکرٹری جنرل کی انسانی حقوق برائے اطفال کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار ہے۔ جب آپ ان کو کھنگالتے تو پتہ لگتا ہے کہ 7 تاریخ سے لے کر اب تک یعنی ان 23-24 دنوں کے دوران بچوں کو سب سے زیادہ تحقیق کیا گیا، بچے سب سے زیادہ نقصان میں چلے گئے ہیں، کیونکہ کانفلکٹ جہاں پر بھی ہوتا ہے تو 2 لوگ سب سے زیادہ ضعیف العمر، خواتین اور بچے، یہ 3 لوگ جو ہیں 3 کیٹیگریاں جو سب سے زیادہ ہٹ ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی اسی طریقے کا دکھ رہا ہے۔ فی الحال بچوں کے اعداد و شمار جو ہے اقوام متحدہ سے جاری کر دیے گئے، اور سیو دا چلڈرن نامی تنظیم نے یہ صاف کر دیا کہ نامساعد حالات کے دوران پوری دنیا کے اندر جتنے بچے مارے جاتے ہیں وہ ان دنوں کے دوران مارے گئے ہیں جی بمباری کی وجہ سے۔ جو 7 تاریخ کو حماس کی طرف سے حملہ شروع کیا گیا، اس کے رد عمل میں اسرائیل کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہو رہا ہے۔ بڑھتے ہیں جی آگے، بات اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی بھی کرتے ہیں۔ جہاں فلسطین کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وہیں پر اسرائیلی دفاعی افواج کی حوالے سے بھی خبر سامنے آ رہی ہے، اور آئی ڈی ایف کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ حماس کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اور آئی ڈی ایف نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ حماس کی طرف سے اینٹی ٹینک پوزیشنز جو لگائی گئی تھی انہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اینٹی ٹینک پوزیشنز کو تباہ کر دیا ہے، اور کل کی جھڑپ کے دوران حماس کے ایک اور ملیٹنٹ کمانڈر کو مارنے کا دعویٰ بھی پیش کیا گیا ہے۔ پورے دن کل سائرن کی آواز سے فلسطین اور اسرائیل بھی جوجھتا رہا، کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی پوری رات اور پورا دن جو کل کا گزرا ہے وہ سائرن کی آواز میں گزرا ہے، کیونکہ لگاتار
वहाँ पर भी मुख्तलिफ इलाकों से रॉकेट हमले किए गए थे, ताहम इजरायली दफाई अफवाज की तरफ से उन्हें पसपा किया गया उन हमलों को, और उस तरीके से इजराइल को कोई भी नुकसान इन रॉकेट हमलों में नहीं पहुंचा है। फिलहाल इजराइल ने भी तकरीबन 2 मिलियन के आसपास लोग जो इजरायली हैं उन्हें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुंतकिल कर दिया है, शेल्टर शेड्स के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। यानी जिस तरीके से फ़लस्तीनी बाज़ाबादकारी कॉलोनियाँ बन रही है, उसी तरीके से इजराइल ने भी अपने शहरियों को मुख्तलिफ मकामात की ओर रवाना कर दिया और वहाँ पर आर्जी कैंपों का क़याम किया है। इस तरीके की इतलात जो है वो सामने आ रही है और इजराइल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो है वो हर मुकाबला करने के लिए तैयार है, चाहे सीरिया के बॉर्डर पर हो, चाहे लेबनान के बॉर्डर पर हो, या अंदर कुद्स के अंदर का मामला हो, हर जगह पर अफवाज इजराइल जो है वो सफा रहा है और वो लगातार तमाम हमलों का जवाब भी दे रही है। इधर इजरायली दिफाई अफवाज की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि गजा के अंदर मुकम्मल कंट्रोल में मजीद वक्त लग सकता है और जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया है उनकी बाज़ाबादकारी के उनकी रिहाई के हवाले से भी बड़े पैमाने पर प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है और आने वाले चंद घंटों के अंदर अंदर उस प्रोग्राम पर काम किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर हफ्ते का पहला दिन 24वां दिन है जंग का, इजराइल फ़लस्तीन का आज, और आज का दिन इंतहाई अहम माना जा रहा है। दिफाई और अस्करी ज़राया के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिन जो है वो आलमी दुनिया के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आलमी राय अम्मा जहां एक तरफ से गजा के अंदर जंगबंदी के हक में दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कई मुल्क इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जंग को जारी रखा जाए और हमास को सफ़े हस्ती से हटाया जाए। इसलिए इजराइल की वो लगातार हिमायत भी कर रहे हैं और इस तरीके से 2 अलग अलग पोर्शनों में, 2 अलग अलग हिस्सों में दुनिया की आवाज़ जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दिफाई और अस्करी ज़राइयों के मुताबिक जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद खून बहेगा इस पूरे खित्ते के अंदर, जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर फिलहाल सामने आ रही है। बात इजरायली दिफाई अफवाज की हो रही थी, लेकिन बात ज़रा सीरिया के इलाकों भी, सीरिया की सरहद से भी जो खबरें सामने आ रही है वो भी काफ़ी अहम है। बिल्कुल, आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जब गजा की इस सारी सूरत हाल पर आपको हम अपडेट कर ही रहे हैं, लेकिन सीरिया के कुछ इलाकों को भी इजरायली फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया गया है। और इजराइल ये इल्ज़ाम अब लगा रहा है कि फ़िज़ाई हमले जब हम कर रहे थे या गजा के अंदर कार्रवाई चल रही है तो सीरिया की जानिब से भी रॉकेट फायर हो रहे हैं, या जिन एरियाज़ को शाम के अंदर टारगेट करना ज़रूरी था। पिछले दिनों आपको याद होगा कि ईरान के उन फौजी ठिकानों को अमेरिका की जानिब से भी शाम के अंदर हमने देखा कि टारगेट किया गया। उन्हीं एरियाज़ के अंदर इजराइल का ये इल्ज़ाम है कि वहाँ से कुछ रॉकेट फायर्स हो रहे हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इजरायली एस्टैब्लिशमेंट्स के आसपास पड़ते रहे पिछले कुछ दिनों के दौरान। इसके बाद जवाबी कार्रवाइयाँ की गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ताज़ा बयान ये बता रहा है कि क्रॉस बॉर्डर फायर का ये जवाब दिया गया, जो हमले वापस किए गए हैं। और गोलान हाइट्स, जहाँ पर कई घंटों तक IDF की तरफ से अनाउंसमेंट के मुताबिक कार्रवाई चलती रही, जवाबी कार्रवाइयां होती रही, और ये भी IDF की तरफ से एक्स पर और साबिका ट्विटर पर कहा गया कि जो लॉन्चर्स हैं वो क्रॉस बॉर्डर फायर की, यानी आप देख रहे हैं कि दोनों की जो सरहद टकराती है उस पर भी तनाव गजा पट्टी की जंग के दौरान है। और सीरिया की जानिब से अब तक जो कोशिशें हुई हैं कि बातचीत होनी चाहिए, जंगबंदी का ऐलान किया जाना चाहिए, ये सारी कोशिशें तो नाकाम हमने देखी बैनुल-अक़वामी सतह पर। लेकिन इसके बाद जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का सिलसिला है वो भी शुरू हुआ। इजराइल के मुताबिक हमने जवाबी कार्रवाई की। और इतना ही नहीं, सीरियन मीडिया जो पहले रिपोर्ट कर रहा था कि इजराइल की जानिब से फायरिंग इन एरियाज के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए की जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो जुनूबी हिस्सा है सीरिया का, जहां पर इजराइल और शाम की एक तवील सरहद है वो मिलती है आपस में, उस एरिया के अंदर सीरिया की जानिब से जब फायर किया गया तो IDF के मुताबिक उनने जवाबी कार्रवाइयाँ की। और रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो असल में वजह बताई जा रही है इस सारे तनाव की या इस सूरत हाल की जो सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर इस वक्त बनी हुई है। अच्छा जी, अब 2 बड़ी चीज़ें इस वक्त डेवलप होकर सामने आ रही है। एक बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के वज़ीर आज़म जो है, उनका बयान, एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल के वज़ीर आज़म का ये मानना है कि फ़लस्तीन मज़ाहमती तंजीम हमास को शिकस्त देना इजराइल के वजूद के लिए बड़ा इम्तिहान है। यानी इजराइल का जो वजूद है
یہ اس کے لیے ایک بڑا امتحان ہے کہ حماس کو ہم شکست دیں. اور غیر ملکی میڈیا کے ساتھ گفتگو کے دوران بنجامن نتن یاہو نے اس بات کا خلاصہ پیش کیا کہ جس منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے وہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، کیونکہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا وقت کی ضرورت ہے. نہ صرف اسرائیلی قومیت کے لیے ضروری ہے بلکہ دنیا کے لیے امن کو قائم کرنا بھی وقت کی ضرورت ہے، اس لیے حماس کو ختم کیا جائے گا. ایک طرف سے یہ بیان ہے. دوسری طرف سے فلسطین کی مزاحمتی قیادت یعنی حماس جو ہے ان کے مختلف بریگیڈز ہیں، ان کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے کشیدگی مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ الاقسام بریگیڈ نے اسرائیل کے اہم ترین شہر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. جو ہم بتا رہے تھے کہ اسرائیل پر راکٹ برسے ہیں، اب یہ بیان سامنے آیا ہے الاقسام بریگیڈ کی طرف سے کہ ان کی طرف سے بھی کیا گیا ہے. اور اسرائیل کے صحرا کے باس پاس جو علاقے ہیں جہاں پر یہ مانا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر ہتھیار رکھے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے، ان شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ الاقسام بریگیڈ کی طرف سے کہا گیا. اگر ان خبروں کی تصدیق ابھی نہیں ہو پا رہی، اگر یہ صحیح ہوتی ہے تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ عسکری محاذ کو جو جانتے ہیں، جو ورلڈ اوپینین اور ورلڈ آرڈر کو سمجھتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ آنے والے 3 سے 4 دن جو ہے وہ انتہائی سخت ہو سکتے ہیں اور دنیا بھر کی قیادتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی اوپینینز بتائیں گی. یہ تھی بات جناب اسرائیل فلسطین کے حوالے سے. لیکن اسرائیل فلسطین کے باہر کیا کچھ چل رہا ہے؟ بات رشیا کی کرتے ہیں، روس کی کرتے ہیں، جہاں پر پچھلے 2-3 دن سے لگاتار ہم آپ کو خبریں بتا رہے تھے کہ روس کے اندر کس طریقے سے مزاحمتی قیادت کی لیڈرشپ ملاقاتیں کر رہی تھی. لیکن اب کی بار اسرائیل مخالف احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے روس کے اندر، اور فی الوقت خبر جو سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایئرپورٹ کو بند کرنے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے. بالکل. اصل میں کچھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس ایئرپورٹ کے متعلق جہاں پر ہنگامہ ہوا ہے، تصویریں آپ کو بتائیں گے. اب صورتحال روس کہہ رہا ہے کنٹرول میں ہے، لیکن داغستان کا یہ ہوائی اڈہ ہے جہاں پر روس میں جو شہری ہیں ان کو پتہ چلا کہ فلسطین کا جو مقبوضہ علاقہ ہے، ان مقبوضہ بستیوں سے جو اسرائیلی ہیں ان کو لے کر ایک طیارہ اس علاقے کی طرف آ رہا ہے، ہوائی اڈے پر اترا ہے، جس کے بعد ان لوگوں نے بغاوت شروع کی اور فلسطینی پرچم ہاتھ میں لیتے ہوئے، لہراتے ہوئے دھاوا بول دیا داغستان کے ہوائی اڈے پر. تصویریں آپ کے سامنے ہیں. بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے کی، حالانکہ علاقہ روس کا، لیکن مزاحمت جو ہے یا جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو قیادت ہے یہاں پر، جو فلسطین کے حامی ہیں، احتجاج کر رہے تھے، وہ یہاں پر بھی لیڈ رول ادا کرتے ہوئے نظر آئے. اور ان کے مطابق فلسطین سے جن بستیوں سے یا فلسطینی شہریوں کو جن بستیوں سے نکالا گیا ہے، وہاں پر اسرائیلی سیٹلرز ہیں یا باہر سے لا کر اسرائیلی بسائے گئے ہیں، ان کو لے کر ایک طیارہ اس ہوائی اڈے پر پہنچا. یہ خبر ان لوگوں تک ابھی پہنچی ہی تھی کہ اس سے پہلے یہ ہوائی اڈے کے اندر کے اور باہر کی دونوں تصویریں آپ کے سامنے ہیں جہاں صورتحال کنٹرول سے باہر جاتی ہوئی نظر آئی. اس کے بعد یہ جب سچویشن یہاں پر بنی، تقریباً 1.5 گھنٹے تک احتجاجی مظاہرے، فلسطین کا پرچم لہرایا گیا اور کہا گیا کہ طیارے کو فوری طور واپس، حالانکہ طیارہ بھی اترا نہیں تھا، نہ ایسی کوئی خبر تھی. لیکن صرف خبروں کے بعد جب احتجاج مظاہرے شروع ہوئے تو جو حکام ہیں، جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں روس کی، ان کو ایک بیان بھی جاری کرنا پڑا جن نے کہا کوئی بھی صورتحال کنٹرول سے باہر نہیں گئی ہے. اور نہ ہی جب یہ احتجاجی مظاہرہ شروع ہوا تو اسرائیل نے بھی ایک بیان جاری کر کے روس پر زور دیا کہ نہ صرف یہودی بلکہ دیگر شہری بھی جو ان کے وہاں موجود ہیں ان کی حفاظت کو روس یقینی بنائے. یعنی روس کے اندر احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے، داغستان کا علاقہ ہے جو مانا جا رہا کہ یہ مسلم سینٹرک ایریا ہے، اور یہاں پر فلسطین کے حق میں مظاہرہ ہوا. اور یہ مظاہرہ تب ہوا جب ایک طیارہ اسرائیل سے ہوتے ہوئے یہاں پر آ رہا تھا اور یہاں کی عوام کو یہ پتہ لگا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاسپورٹس اور دیگر ڈاکیومنٹس کو خود چیک کرنے لگے، جس کے بعد حالات بے قابو ہوئے. اور کچھ سوشل میڈیا پر جس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں، اور روسی میڈیا نے جس بات کی بعد میں تصدیق بھی کی ہے کہ رن وے تک بھی کچھ لوگ جو ہے وہ چلے گئے تھے اسرائیلی پرچم ہاتھ میں لیتے ہوئے. اور فی الحال روسی انتظامیہ کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ اس
एयरपोर्ट को 2 नवंबर तक फिलहाल बंद कर दिया जाएगा, यानी फिलहाल इसे 1-2 दिन के लिए बंद रखा जाएगा ताकि अमन कानून की सूरत हाल मजीद खराब ना हो। अब रूस के अंदर क्या कुछ चल रहा है याद रखिएगा, हमास की लीडरशिप ने गुज़श्ता दिनों मुलाकात की है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर आ चुके हैं और मजीद मुलाकातों का सिलसिला भी लगातार जारी है, क्योंकि रूस और चीन कहीं ना कहीं हमास के हक में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद आलमी इदारों के अंदर भी तज़ब्ज़ुब बन रहा है। ताम इस बीच रूस के अंदर एहतजाज की खबरें सामने आ रही है। तस्वीर आपके सामने है कि दागिस्तान एयरपोर्ट के बाहर किस तरीके से फिलिस्तीन के हक में नाराबाजी की गई और इजराइल से आने वाले लोगों को वापस भेजने की मांग रूस के अंदर जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। रूस की सूरत हाल ये है। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सऊदी अरब की भी करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के वजीर खारजा की भी मशक्कत इन दिनों जारी है। जहां शकीरा का प्रोग्राम को लेकर सऊदी अरब पर जबरदस्त तनकीद हो रहा है, लेकिन वहीं पर खबर यह है कि सऊदी वजीर खारजा जो है वो फ्रांस, ईरान और दीगर मुल्कों के हम मनसबों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कल उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर फ्रांस और ईरान के अपने हम मनसब के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात का मकसद जो था वो मशरिकी वुस्ता के अंदर, इस खित्ते के अंदर, फिलिस्तीन इजराइल खित्ते के अंदर अमन को कायम करना और जो लोग अभी भी बंद है, चाहे फिलिस्तीन की अथॉरिटीज़ के पास है, हमास के पास है या इजराइल के पास बंद है, जेलों के अंदर बंद है, उन्हें किस तरीके से रिहा किया जाए, यरगमाल शुदा लोगों की रिहाई को किस तरीके से यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से जो फॉरेन मिनिस्टर है सऊदी अरब के प्रिंस फैसल, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कल अपनी मुलाकातों का सिलसिला मजीद वसी कर दिया है। फ्रांस और ईरान के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। इधर यह भी माना जा रहा है कि जहां एक तरफ से इन 2 लोगों के साथ मुलाकातें हुई है, वहीं पर व्हाइट हाउस भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए और माना जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर व्हाइट हाउस की तरफ से भी एक और पहल की जाएगी, जिसमें बहरीन, कतर और साथ साथ सऊदी अरब को एक साथ मिलकर कुछ डेलीगेशंस बनाने की बातें हो रही है। उन डेलीगेशंस को गजा भेजने की बात हो रही है। इस तरीके का प्रपोजल भी जो है वो बन रहा है। ताहम आगे क्या कुछ होगा कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि तरह तरह की खबरें आ रही है और इस फसादज़दा इलाके के अंदर जहाँ सियासी कुव्वतें स्पेशली अरब दुनिया एक पेज पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है, वहीं पर दूसरी तरफ से मगरबी दुनिया भी अपने इंफरादी हैसियत को मनवाने की कोशिश में लगी हुई है। ताहम मामला गजा और फलस्तीन का है, इजराइल का है, जहां पर लगातार बमबारी हो रही है, सायरन बज रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं और खून लगातार बह रहा है पिछले 23 दिनों के दौरान। ये थी बात जनाब सऊदी अरब की। आखिर पर जरा अब आपको इस खबर का एक और पहलू बताते हैं और अमेरिका क्या कुछ कर रहा है। अमेरिका की खबर से आपको बाखबर करते हैं और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा मुतनाज़ा बयान सामने आया है और यह बयान उस वक्त दे दिया है जब फलस्तीन और इजराइल के बीच घमासान चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि मुसलमानों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, यानी मुसलमानों को मगरबी दुनिया के अंदर आने में पाबंदी होनी चाहिए और स्पेशली जो जिविश एरियाज हैं वहां पर उनके दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए और जो लोग वहां रिहाइश पजीर है उन्हें वहां से बेदखल कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है और याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि 2017 में जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरियां जारी की थी, रेस्ट्रिक्शन जारी की थी ईरान के लिए, लीबिया के लिए, सोमालिया के लिए, सीरिया के लिए, यमन के लिए, इराक के लिए, सूडान के लिए और कहा था कि ये लोग जो है वो यूएस नहीं आ सकते हैं, यूएस की रुकनीत हासिल नहीं कर सकते हैं, यहाँ कारोबार और तालीम हासिल नहीं कर सकते। एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया था जिसको बाद में जो बाइडेन इंतजामिया ने 2021 में हटा दिया था और कह दिया था कि सबके लिए जी यकसा कानून है और किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। अब की बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस फैसले को दोबारा लागू किया जाएगा, न सिर्फ 2025 के बाद से दोबारा नाफिज किया जाएगा बल्कि दीगर मुल्कों के अंदर जहाँ पर यहूदी आबादियाँ हैं और यहूदी या गैर मुस्लिम
اکثریت کے اندر ہے اور ان کی حکومتیں ہیں، انہیں بھی مؤثر انداز میں اس فیصلے کو اثر انداز کرنا ہوگا، تب جا کر حالات جو ہے وہ قابو میں ہو سکتی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے، اس بیان کے پس منظر میں امریکہ کی سیاست بھی کافی زیادہ تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بالکل، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں تھے تو اس وقت بھی اس طرح کا فیصلہ لیا گیا تھا، لیکن جب بائیڈن انتظامیہ بنی، صدر بائیڈن بنے 2021 میں آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے 3 فیصلے لیے، اور 3 فیصلوں میں ایک بڑا فیصلہ یہ تھا کہ جو بین لگایا گیا تھا مختلف ممالک سے، دراصل یہ فیصلہ اس وقت براک اوباما کی حکومت ختم ہوتے ہی اس وقت لیا گیا تھا، جب مختلف ممالک کے اندر، جب سوڈان کے اندر بھی جنگ چل رہی تھی، سیریا کے اندر بھی روس تباہی کے مناظر جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، روس کی جانب سے کاروائیاں کی جا رہی تھی، یا مختلف مسلم ممالک کی جانب سے لوگ گھر بار چھوڑ رہے تھے، یا فساد زدہ علاقوں سے لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو وہ امریکہ یا آس پاس کے ممالک میں جانے کے لیے یا پناہ لینے کے لیے اس وقت کوششیں کر رہے تھے۔ تو اس دوران یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ریفیوجیز ہوں، مائیگرینٹس ہوں، یا پھر جن میں پرٹیکولرلی مسلم سب سے زیادہ تھے، تو کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور بعد میں اس فیصلے کو ریورس کیا گیا، یہ فیصلہ بائیڈن انتظامیہ نے واپس لیا، لیکن ابھی چونکہ آپ جانتے ہیں 1.5 سے 2 برس ابھی بچے ہیں ابھی اقتدار میں جو بائیڈن انتظامیہ ہے، اور اگر صدر بائیڈن آگے ہار جاتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ جیت کر آتے ہیں، تو پہلے سے ہی جو ان کی پالیسیز رہی ہیں ان کے ہوتے ہوئے 5 برسوں میں ان پالیسیز کو دوبارہ آ کر وہ نافذ العمل کریں گے، لاگو کریں گے، پہلے سے اناؤنسمنٹ انہوں نے کر دی ہے، اور جب آپ الیکشن کیمپین دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ کافی زیادہ اس وقت سرخیوں میں بھی وہاں پر ہے، لیکن چانسز ان کے کافی کم ہیں، جو حال ہی میں امریکہ کے اندر صورتحال رہی ہے، اور کچھ نئے چہرے جب سے سامنے آئے ہیں صدارتی انتخابات کے لیے۔ یہ ایک طرف کی خبریں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جی، جو اس وقت سامنے آ رہی ہے، وہ پوپ فرانسس کا بیان سامنے دوبارہ سے آیا ہے، جو کہ کل اتوار تھا، اور ہر اتوار کو وہ اپنے طریقے سے مذہبی فریضہ انجام دیتے، لیکن اس دوران انہوں نے ایک بڑی بات کہی ہے اور یہ صاف کر دیا کہ اسرائیل فلسطین جنگ میں شکست ہر طرف سے ہوگی اور انسانیت ماری جا رہی ہے، اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ جنگ بندی اس علاقے کے اندر ہو، جنگ بندی ہی ایک راہ ہوگی، ایک راستہ ہوگا کہ کس طریقے سے اس علاقے کے اندر قیام امن کی ایک نئی صبح طلوع ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے دونوں طرفین حماس اور اسرائیل سے درخواست کی ہے کہ وہ جنگ بندی کا فوری طور اعلان کرے، کیونکہ لوگوں کے مارے جانے کی خبریں لگاتار آ رہی ہے۔ یورپ سے ایک بڑا بیان اس وقت سامنے آیا ہے پوپ فرانسس کا، جنہوں نے یہ بیان رات دیر گئے جاری کیا ہے ویٹیکن سے۔ تو یہ تھی بات جناب، اسرائیل، فلسطین، حماس اور دنیا بھر میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ 9:08 کا وقت ہوا چل رہا ہے، اب بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں اس یونین ٹیریٹری کی جس کا قیام 2019 میں ہوا، لداخ یونین ٹیریٹری کی۔ اور لداخ کی پولیٹیکل قیادت جس طریقے سے جدوجہد کر رہی تھی وہ رنگ لاتی ہوئی ایک بار پھر نظر آ رہی ہے۔ لداخ میں دوبارہ سیاسی ہلچل تیز ہو رہی ہے۔ داخلہ وزارت نے دونوں گروپوں کو ایل اے بی اور کے ڈی اے کو دعوت نامہ بھیجا ہے مذاکرات کے لیے، یعنی ایل اے بی اور کے ڈی اے کو دوبارہ سے داخلہ وزارت کی طرف سے دعوت نامہ گیا ہے کہ وہ آ کر مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائیں، اور دونوں طرفین کی طرف سے ایل اے بی اور کے ڈی اے کی طرف سے اس دعوت نامے کو قبول کر دیا گیا ہے۔ دونوں رہنما آج ایک بار پھر ملاقات کریں گے، جس کے بعد وہ اپنے نمائندہ وفد کا اعلان کریں گے جو دلی جا کر مذاکراتی عمل کا حصہ بنیں گے۔ یاد رکھیے گا، لیفٹیننٹ گورنر پہلے ہی نامزد لداخ کے اس کمیٹی کے اندر، ہائی پاور کمیٹی کے اندر کر دیے گئے ہیں۔ ممبر پارلیمنٹ جو سٹنگ ہے وہاں پر وہ بیشتر رکن ہیں۔ چیف سی سیز چاہے لیہ کے ہیں یا کرگل کے ہیں، انہیں نومینیشنز پہ ممبر بنا دیا گیا ہے۔ داخلہ وزارت کے کچھ اور افسروں کو نومینیٹ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب دونوں تنظیمیں جو کے ڈی اے ہیں اور ایل اے بی ہیں یہ اپنے اپنے نمائندوں کا اعلان کریں گے، اور مانا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ میں یہ مذاکراتی عمل جو ہے آگے بڑھے گا۔ سٹیٹ ہوڈ اور پھر اپنی الگ اسمبلی، پارلیمانی نشستوں میں اضافہ، سیکیورٹی، یہ جو لینڈ فار لداخ اور سیکیورٹی فار یوتھ آف لداخ کے نام سے جو ایجنڈا ترتیب دیا گیا ہے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اور مانا جا رہا ہے کہ 14 رکنی کمیٹی جو ایل اے بی اور کے ڈی اے کی ہیں، جس میں لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈیئر ریٹائر بی ڈی مشرا صاحب رہیں گے، بی جے پی کے لوک سبھا کے ممبر جمیان
नमग्याल साहब रहेंगे, CECs दोनों रहेंगे और उसके साथ साथ दोनों मेंबर जो है वो यहाँ पर रहेंगे KD और LBA के, ताकि वो नित्यानंद रॉय वाली हाई पावर कमेटी जो वजारत दाखिला ने तश्कील दी कमेटी है उसमें मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाए। याद रखिएगा कि जून 19 तारीख को मीटिंग हुई थी हाई पावर कमेटी की, जब होनी थी लेकिन वो डिले हो गई, कुछ मसरूफियात लद्दाख की पॉलिटिकल लीडरशिप की थी, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। और हमारे ज़राए के मुताबिक दोनों लीडर्स को बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा दे दिया गया है ताकि वो दिल्ली आकर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाए। मोहम्मद इसहाक लद्दाख से इस वक्त हमारे साथ बड़ी खबर पर ज्वाइन किया है। इसहाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मौसम का मिजाज आहिस्ता आहिस्ता करके ठंडा हो रहा है लद्दाख के अंदर, लेकिन सियासी पारा जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पहले हिल काउंसिल के इंतखाबात मुकम्मल हुए और अब खबर ये है कि इंतखाबात मुकम्मल होने के साथ ही दिल्ली रवानगी होगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर हाई पावर कमेटी का अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। जी गौर साहब, आपको बता दें इस बार यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ एक अहम मीटिंग जिस तरह से KD और एपेक्स के बीच में जो लद्दाख की कंसर्न इश्यूज को लेके डायलॉग का सिलसिला इससे पहले लगातार जारी है, लेकिन इस बार जो हाई पावर्ड कमेटी की शक्ल में आने वाले वक्त में जो है MHA के साथ जो मीटिंग होने जा रहे हैं, उस हवाले से जो अहम खबर हम तक जो सोर्सेज के हवाले से मिली है कि जो 14 लोग लेह और करगिल दोनों से LAB और KDA से साथ लोग जो है तश्कील दिया जाएगा। इस सिलसिले में MHA के इन्विटेशन के बाद अब सोर्सेज के हवाले से ये खबर है कि अगले हफ्ते यानी नवंबर के पहले हफ्ते में लद्दाख से हाई पावर्ड कमेटी की शक्ल में LAB और KDA जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ मुलाकात करने के लिए जाने के लिए तैयार है, क्योंकि जो इनविटेशन है एक्सेप्ट किया इस तरह की खबर हमें मिली है। और इस बार चूंकि एक तरफ से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन खत्म हो चुका है और दूसरी जानिब और भी दूसरे जो इलेक्शन हैं वो भी नजदीक हैं, तो इसके तनाजुर में ये जो मीटिंग होगा लद्दाख के कंसर्न्स को लेके LAB और KDA यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ, ये मीटिंग काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो 4 पॉइंट एजेंडा लद्दाख के जो दोनों बॉडीज की जाने से रखा गया था, जिसमें स्टेटहुड, 6 के शेड्यूल, एम्प्लॉयमेंट और दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लोकसभा, तो इन्हीं सभी 4 पॉइंट एजेंडे के ऊपर जो है बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि MHA की जाने से सभी जो इश्यूज हैं लद्दाख के कंसर्न, जो सभी इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करने के लिए तैयार। तो इस दिन में काफी अहम ये बैठक हमें देखने को मिल सकता है। और इसहाक, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, जहां ये माना जा रहा है कि अगले महीने पहले हफ्ते में ही ये मीटिंग दिल्ली के अंदर होनी है, लेकिन खबर ये है कि आज दोनों ग्रुप जो है वो एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे हैं और नॉमिनेशंस की जाएंगी। दोनों तरफ से सांझी नॉमिनेशंस होंगी कि कौन कौन जाएगा दिल्ली के लिए इस हाई पावर कमेटी के अंदर मीटिंग के लिए। एक तरफ से ये भी जरा क्लियर कीजिएगा, दूसरा ये भी बताइएगा कि 2024 के अंदर आम इंतखाबात है, जिस तरीके से हमने हिल काउंसिल के इंतखाबात में देखा कि बीजेपी कोई ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, अगरचे उनकी तरफ से ये दावा ज़रूर किया गया कि वोट शेयर उनका बड़ा है और जहां पर उन्होंने लोग उठाए थे उन्हें काफ़ी पजीराई मिली है, अगरचे जीत दर्ज नहीं की है। तो क्या हम ये माने कि उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने की कोशिश की जाएगी बड़े पैमाने पर, और ये जो एक सीट वाला मामला है इस बार इस पर कोई रिस्क ना हो और पूरी तरह से बीजेपी दोबारा इस पर जीत पाए, इस हवाले से हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है और यही वजह की मीटिंग हो रही है? जी आपको बता दें, जिस तरह से MHA के साथ इस वक्त जो मीटिंग होना है ये काफी क्रूशियल इसलिए भी है कि जिस तरह से जितने भी इश्यूज हैं, अगर उन इश्यूज में से कुछ इश्यूज पे कंसेंसस बनता है, कुछ इश्यूज पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया जाता है, तो यकीनन ये रूलिंग के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन बहरहाल देखने वाली बात यह है कि जिन इश्यूज पे इस बार जब बात करेगा तो उस वक्त किस तरह की डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट का देखने को मिलेगा। और दूसरी जानिब इस बार के मीटिंग में लद्दाख के सांसद भी जो है रहेंगे, LG एडमिनिस्ट्रेशन से लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडवाइजर भी हो सकता है, और उसके अलावा दोनों CCs हैं, LAGC लेह और करगिल के दोनों CCs भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। तो ये मीटिंग इस वक्त होगा तो ये काफी अहम होगा। दूसरी जानिब LAB लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से जरा के हवाले से ये खबर मिली है कि जल्द से जल्द एक अहम
जो है मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग में फैसला तय किया जाएगा कि कौन कौन LAB और KDA से यूनियन मिनिस्ट्री के साथ मुलाकात करने के लिए दिल्ली चले जाएंगे। इसहाक, क्या मीटिंग आज तय है दोनों ग्रुपों के बीच में? इसहाक, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसहाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह कि दाखिला वजारत ने LAB और KDA को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी है और हमारे ज़राए के मुताबिक दोनों LAB और KDA ने मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए हामी भर ली है। 16 रुकनी कमेटी पहले ही तश्कील दे दी गई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि आज दोबारा से मशावरत होगी और यह मशावरत तब हो रही है जब दिल्ली रवानगी होनी और दिल्ली रवानगी से कबल एक बार फिर ग्राउंड एसेस किया जाएगा, उन तमाम मामला को देखा जाएगा जो इससे पहले भी रखे गए थे। स्टेटहुड, स्टेट असेंबली का क़याम, पार्लिमानी निशस्तों में इजाफा, उसके साथ साथ जमीन के तहफ़्फ़ुज़, कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जो बातें हो रही थी, इसमें कितनी कामयाबी इन दोनों ग्रुपों को मिलेगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्टेट और दीगर मामला को लेकर बीजेपी का मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह है और ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर लद्दाख को लेकर कई बार बयानात देकर दाखिला वजारत ने यह साफ कर दिया है कि फैसला जो 2019 में लिया गया था वो मौसर है, फाल है, मुतहरिक है और इससे नए लद्दाख की तरक्की में मजीद आसानियां हो रही है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो सीधे सरहदी तनाव जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है, क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे। ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि मजीद कुछ इलाकों को इको सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया गया है। छोटे से ब्रेक के बाद दोनों खबरों पर आएंगे।